पैंडेमिक में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपने सपने को अचीव करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्शन 184, सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 के साथ। तो आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम सेक्शन 187 एंड 188 को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 187 में क्या है एंड सेक्शन 188 में क्या है आप लोगों के लिए। तो सेक्शन 187 जो है वो डील करता है हमारा इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो किसके नाम पर होनी चाहिए। एंड सेक्शन 188 जो है वो डील करता है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के साथ, यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कि रिलेटेड पार्टीज के साथ की जाए। तो सेक्शन 187 से हम शुरुआत करेंगे अपनी आज की लेक्चर की। तो सेक्शन 187 जो है हमारा इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम। तो नाम सुन के हमें क्या लग रहा है, किसके बारे में बात करने वाले हैं हमें सेक्शन में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो आप, किसके नाम पे करोगे। आपने इन्वेस्टमेंट की नाम आपका होगा या किसी दूसरे का होगा। तो अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो सारी इन्वेस्टमेंट किसके नाम पर होनी चाहिए, आपकी कंपनीज के नाम पर ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो देखते हैं सबसेक्शन 1 क्या लेकर आया हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 187 ऑल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे मेड और हेल्ड बाय अ कंपनी, या तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है या फिर शेयर्स परचेज किए हैं या फिर किसी भी फॉर्म में उसको होल्ड करके रखा है, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी सिक्योरिटी के अंदर या फिर किसी भी एसेट्स के अंदर, तो वो किस नाम पर होनी चाहिए, शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इट इन इट्स ओन नेम। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी प्रॉपर्टी में करो, किसी भी सिक्योरिटी में करो, अदर एसेट्स में करो, भाई अपने नाम पर करो। जो भी है एक्चुअल डाटा दिखाओ आप उसको। The requirement that investment made by the company must be held its own name is confined to only those investment which are made by it on its own behalf। यानी कि जो अपने लिए की जा रही है सिर्फ वही अपनी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में दिखाओ, एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे के लिए ही की है तब बिल्कुल वैलिड है। सपोज आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अब आपका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। आप क्या करोगे, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे पैसा लोगे और इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस पे। तो आप किसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करोगे, किसके नाम पर इन्वेस्टमेंट करोगे, खुद के नाम पर या अपने क्लाइंट के नाम पर। क्लाइंट के नाम पर करोगे ना, आप अपने लिए थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। उस केस में अलाउड है, उस केस में जेन्युइन है ना कि जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसी के नाम पर होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आपने अपने खुद के लिए की है, यानी कि कोई कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर रही है तो उस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या होना चाहिए, उस कंपनी के नाम पर ही होना चाहिए। किसी और नाम पर आप रखोगे तो फिर वो बेनामी ट्रांजैक्शंस के अंदर कवर हो जाएगा आपका और आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनीज को किस किस तरह की छूट मिली गई है। इन केस वेयर द कंपनी इज अ ट्रस्टी द इन्वेस्टमेंट इज सपोज्ड टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट एंड नॉट ऑन इट्स ओन बिहाफ। अगर आप किसी कंपनी के ट्रस्टी हो तो जितने भी आप काम करेंगे तो आप अपने बेनिफिशियरीज के लिए काम करेंगे। ट्रस्ट अपने बेनिफिशियरीज के लिए काम कर रहा है तो उसका नाम किसका होना चाहिए, बेनिफिशियरीज का ही होना चाहिए ना। स्पेसिफाइडली वो बंदा अपना नाम क्यों रखेगा उस एसेट्स पे जो उसकी है ही नहीं। And not on its behalf, therefore the investment by the company as a trustee and held in the name of the beneficiary is allowed। अगर एक ट्रस्ट ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली है किसके लिए, उन बेनिफिशरीज के लिए है। तो बेनिफिशरीज के नाम पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलाउड होगी। तो सबसेक्शन 1 यहाँ पर आपको रोक नहीं सकता कि आप अपने नाम के अलावा किसी दूसरे के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। आगे क्या है आपका, एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 कंपनी में होल्ड शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी कंपनी। यानी कि कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करना चाहती है, अगर मान लीजिए वो होली ओन्ड सब्सी नहीं है तब तो शायद वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंटेन कर ले मेंबर। लेकिन अगर वो होली ओन्ड सब्सी है, यानी कि सारे के सारे 100% शेयर किसके पास है, इकलौती एक ही कंपनी के पास है, और अगर वो पब्लिक है कंपनी तो यानी कि उसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए बताइए, 7 मिनिमम मेंबर्स उसके अंदर होनी चाहिए। अब 7 मिनिमम मेंबर्स, 100% शेयर होल्डिंग एक कंपनी के पास, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट तो मेंटेन ही नहीं हुई ना। तो उस केस में एक ऑप्शन दिया गया कंपनीज को कि आप नॉमिनी के नाम पर शेयर इशू कर सकते हो, यानी कि अपने होल्डिंग के अंदर से कुछ एक नॉमिनल अमाउंट का शेयर किसी दूसरे के नाम पे कर दो। उसे बोल दो कि नॉमिनी है कंपनी का, ताकि क्या हो सके, टू एंश्योर दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इज नॉट रिड्यूस्ड बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट्स। यानी कि क्या होगा, अगर कोई होली ओन सब्सी है
उसके अंदर भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मेंटेन होंगे। अगर वो होली ऑन सब्सिडी प्राइवेट है तो एक कंपनी होगी, उसके अलावा एक और नॉमिनी उसका होगा। अगर वो होली ऑन सब्सिडी एक पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स होंगे, जिनमें से एक होल्डिंग होगी आपकी कंपनी की एंड 6 अदर नॉमिनी होल्डर्स उसमें कंपलसरी आपको रखनी ही पड़ेंगे। यानी कि सेक्शन खुद बोलता है कि अगर लोग को कंप्लाई करने के लिए अगर आपको नाम किसी और का रखना पड़े अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज सारी ट्रांजेक्शन किसके नाम पर होनी चाहिए? कंपनी के खुद के नाम पर ही होनी चाहिए। Where the shares of the company were registered in the joint name of the company and one of its director, it was held that the director was held a nominee of the company for that purpose and could only act as jointee as he had no rights of his own। ये ऊपर वाले से ही कंडक्ट करके आपको बताता है कि अगर आपने जॉइंट नेम रखी है, जॉइंट नेम कैसे रखी है? आपने एक कंपनी के है और कंपनी ने साथ में जॉइंटली अपने डायरेक्टर को रख लिया, लेकिन डायरेक्टर की कैपेसिटी कैसी है? जस्ट नॉमिनी है वो कंपनी का, तो उस केस में वो जो शेयर्स है वो है तो डायरेक्टली कंपनी के नाम पे, जस्ट बिकॉज वो जॉइंट नेम्स है तो वहां पर आप डायरेक्टर का नाम रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा उस चीज के लिए। एक केस लो हुआ था इसका, एक्सचेंज ट्रेवल होल्डिंग लिमिटेड, तो इस केस में भी यही हुआ था कि कंपनी ने अपने डायरेक्टर के साथ इंक्लूड करके अपने शेयर्स में अपना नाम दिखाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई थी, तो उस केस में बोला गया कि आप ऐसे नाम रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का नाम भी डायरेक्टली दिखा रहा है और लिखा हुआ है डायरेक्टली साफ साफ कि जो डायरेक्टर्स है वो अपनी नॉमिनी की कैपेसिटी के अंदर है, तो वहां पर आपने कुछ भी चीज़ों को हाइड नहीं किया है, बिल्कुल लोगों को कंप्लाई करते हुए चले हैं आप, तो इसमें कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला। आगे देखते हैं हम। अब सेक्शन 187 ने तो बड़ा स्ट्रिक्टनेस से बोल दिया कि भाई आप लोग अपने नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम रख ही नहीं सकते, एक्सेप्ट अगर आप एक ट्रस्टी कंपनी है या फिर आपने अगर मिनिमम मेंबर्स की लिमिट को मेंटेन करके रखना है तो। लेकिन 187(1) आया, सबसेक्शन 2 में उसने कुछ एग्जेम्पशंस दी हमें, तो इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट डजंट प्रिवेंट अ कंपनी, एक कंपनी को क्या प्रिवेंट नहीं करते? अब कंपनी है, उसके पास काफ़ी वर्किंग है, अब उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जी दूसरी कंपनी के शेयर्स के अंदर। अब जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको डिविडेंड मिलता है। अगर आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब कंपनी अपने कामों में इतनी व्यस्त है कि उसे टाइम नहीं मिल पाता कि वो इन चीज़ों पर ध्यान रखे। डिविडेंड इंटरेस्ट कैसे इशू होगा, जब उसको नोटिस मिलते हैं कंपनी के तो वो पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने किया कि उसने अपने एक बैंक को ऑथराइज कर दिया, यानी कि बैंकर ऑफ द कंपनी को उसने ऑथराइज कर दिया कि मेरे बिहाफ पे जो भी डिविडेंड आएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको मैनेज आप करोगे, आप देखोगे। तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर पाएगी? क्योंकि उसे नाम ट्रांसफर करवाना पड़ेगा ना अपने से बैंक पे, तभी तो बैंक के पास सारी चीज़ें आएंगी। तो बिल्कुल ऐसा कर पाएगी अगर आपने बैंकर्स का नाम दिया है जस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो वो अलाउड है, 100% अलाउड है। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने जो अपना बेनामी ट्रांजेक्शन की है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी है बट आप शो दूसरे के नाम पे कर रहे हो। यहाँ पे क्लियरली आपका एक पर्पस होगा, इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपका बैंक के साथ एक एग्रीमेंट बनेगा कि आपको एक रजिस्टर्ड ओनर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर उसके हम ही रहेंगे। तो उस एग्रीमेंट के थ्रू अगर आप यहाँ पर बैंकर को अपना नाम देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, तो ये बिल्कुल अलाउड है। उसके बाद है आपका फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद और ट्रांसफरिंग टू और होल्डिंग इन द नेम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के पास आप चले जाओ, उनको बैंकर ऑफ द कंपनी बनाओ और आप चाहते हो कि आपके शेयर ट्रांसफर हो जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, यानी कि आप आज अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो लेकिन आप वो रेगुलेशंस के अंदर नहीं फंसना चाहते, कंप्लायंसेस के अंदर नहीं फंसना चाहते, आप नहीं चाहते कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट करवा पाऊँ ट्रांसफर, तो आपने उसको एक बैंक के पास दे दिया, शेड्यूल्ड बैंक के पास दे दिया, आपने बोला जी मेरे भी हाफ पे इसे ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कर देगा वो। लेकिन आपने शेड्यूल्ड बैंक को रख दिया, 6 महीने बीत चुके हैं, अब 6 महीने बाद भी वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये माना जाएगा कि आपने वो बेनामी ट्रांजेक्शन करने के लिए ही किया था। तो यानी कि 6 महीने का टाइम है आपके पास, उन 6 महीनों में या तो आप अपने शेयर ट्रांसफर करवा लो या फिर वापस से अपने नाम पर करवा लो, यानी कि रीट्रांसफर करवा लो या फिर ट्रांसफर करवा दो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। 6 months कहाँ से? जिस दिन आपने अपने शेयर से जो भी सिक्योरिटीज आपकी थी वो आपने ट्रांसफर किया कंपनी के नाम से उस बैंक के नाम पर, उस शेड्यूल्ड बैंक के नाम पर, तो यानी कि 6 महीने का ही टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हो, ट्रांसफर करवा सकते हो। अगर 6 महीने में ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपको अपने शेयर्स अपने नाम पर ही वापस ले लेने होंगे।
सी पॉइंट देखते क्या बोलता है। सी पॉइंट बोलता है कि अगर आपने लोन लिया था किसी से और अब आप उसको रिपे करना चाहते हो, यानी कि आपने सिक्योरिटीज को क्या रखा है, एज एन कोलेक्ट्रल रखा है, सिक्योरिटी के रूप में प्रोवाइड किया। सिक्योरिटीज को सिक्योरिटी के रूप में प्रोवाइड करने का मतलब ये है सिक्योरिटीज फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड सिक्योरिटी के आपने उसको कोलेक्ट्रल रखा, गिरवी रखा, प्लेज किया उसको या फिर हाइपोथिकेट किया। तो सिक्योरिटीज को आपने प्लेज किया, हाइपोथिकेट किया, मॉर्गेज किया, तो उस केस में अगर आपको रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए करना है और कंपनी ने उस काम के लिए पर्टिकुलर उस ट्रांजेक्शन के लिए अपने शेयर्स जो है वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर किए हुए हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड है। बट साथ में क्या होगा, सपोर्टिंग आपके और डॉक्यूमेंटेशन होंगे जो क्लियरली इस बात को शो करेंगे कि जो शेयर्स हैं वो किसके हैं, कंपनी के। फॉर द टाइम बीइंग इसका रजिस्टर्ड ओनर कौन है, वो पर्टिकुलर बंदा जो आपके लिए ट्रांजेक्शन करके आपको दे रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये बहुत जगह काम आने वाला है अगर आप डीमेट में अपने शेयर्स इशू करते हैं, डीमेट में अपने शेयर्स रखते हैं। तो अगर एक कंपनी को डीमेट में सारे शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, तो गाइडलाइंस है, फिजिकल में करती नहीं है कंपनी, तो डीमेट में आपने सारे शेयर्स अपने इशू किए। जब इशू आप करते हो तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में जी दो ही लोगों के नाम है, CDSL, NSDL, यानी कि जिन्होंने परचेज किए हैं, उन्होंने परचेज किससे किए हैं, कंपनी से परचेज किए हैं। जब आपने शेयर्स तो कंपनी से परचेज किए हैं, लेकिन कंपनी जिस कंपनी के आपने शेयर परचेज किए हैं उसके रजिस्टर में किसका नाम आ रहा है जी, NSDL या CDSL का, यानी कि डिपॉजिटरीज का नाम आ रहा है। ये तो 187 का वॉयलेशन हो गया, क्लियर वॉयलेशन है ना, कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया पर नाम दूसरे का है। तो डिपॉजिटरी बोलता है जी मुझे ऐसे मत फंसाओ, मैं तो आपके बिहाफ पे ही हो रहा हूँ, मेरे रजिस्टर में आके देखो बेनिफिशियल ओनर कौन है, बेनिफिशियल ओनर तो आप ही हो। यानी कि अल्टीमेटली कोई अगर स्क्रूटनी करेगा, कंपनी के पास गया, कंपनी के पास जाकर देखा जी NSDL, CDSL, NSDL के पास गया तो NSDL ने अपना चिट्ठा खोल के दिखा दिया, कहते जी देखो ये शेयर्स मैंने परचेज किए हैं, बट इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, इसका बेनिफिशियल ओनर मिस्टर A है या ABC लिमिटेड है, वट एवर द कंपनी इज। तो यानी कि अगर आप 187 के सेक्शन से बचना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों के अंदर कंप्लाई करना है, बिल्कुल लीगल तरीके से आप अपना सेकंड एग्रीमेंट बनाइए उस पार्टीज के साथ जिस पार्टी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करवाना चाह रहे हो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। तो इस ट्रांजेक्शन को आपको 187 के वॉयलेशन के ट्रांजेक्शन में कवर नहीं किया जाएगा। तो ये जो 4 एग्जेम्पशंस हैं हमारी, क्लियर है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसीलिए क्या बोलता है कि अगर एक कंपनी होल्ड करना चाहती है शेयर्स और डिवेंचर्स को इन इट्स ओन नेम, इफ दे आर डिपॉजिटेड विद बैंक एज अफोरसेड, अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस बिहाफ इज सफिशिएंट। यानी कि जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एग्रीमेंट करेंगे, एक रेजोल्यूशन बनाएंगे, क्या बोलेंगे कि हम अपने जो शेयर्स हैं वो अपने बैंकर्स के नाम पे रखेंगे, ताकि जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज है, जो भी वहां से कुछ आना है वो इसको करता रहे। जो मैं आपको एग्रीमेंट की बात बता रही थी वो सेक्शन में खुद लिखी हुई है, द कंपनी होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ द बैंक इज ओनली रिक्वायर्ड, क्या करना है इसे, एंटर इनटू सेपरेट एग्रीमेंट विद द बैंक एंड द लेटर विल कलेक्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आपको बैंक के साथ क्या करना है, एक सेपरेट एग्रीमेंट करना है कि जी हम आपके नाम पे शेयर तो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हमारे सारे काम किसको करने पड़ेंगे, फिर आप ही को करने पड़ेंगे। और दूसरा यानी कि लेटर कौन, बैंक विल कलेक्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड क्रेडिट द कंपनी अमाउंट सो कलेक्टेड, यानी कि जो भी डिविडेंड, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट उसने कलेक्ट किया वो कंपनी के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देगा। यानी कि डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है, कंपनी को, और इनडायरेक्ट बेनिफिशियल ओनर है कौन, कंपनी ही है। तो यहाँ पर गलत क्या है, बिल्कुल अलाउड है ये चीज़ें। It may be noted that the deposit of shares, stock and debentures with the bank need not be by way of pledge but may be made by specific object of enabling the banker। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर बैंकर का नाम रखना है तो उसके पास प्लेज ही करने पड़ेंगे। आप लोन थोड़ी ले रहे हो, आप सिर्फ उसे एजेंट बना रहे हो, तो आप सिर्फ एक एग्रीमेंट बना लो, एजेंट एग्रीमेंट बना लो, एजेंसी का बना लो, या फिर किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन का एग्रीमेंट बना लो। तो एग्रीमेंट बनाकर आप बैंक को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो कलेक्ट करें डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ये बिल्कुल अलाउड है, इसमें कोई भी इश्यू आपको नहीं आने वाला। उसके बाद है आपका रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप अपने रजिस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने नाम पे कर रहे हैं या किसी दूसरे के नाम पे कर रहे हैं, तो एक रजिस्टर मेंटेन करके रखिएगा। रजिस्टर मेंटेन करके आपको पता चलेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं और किसके नाम पर कब कब रजिस्टर्ड हैं। तो देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, वेयर इन पर्सन टू क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 187 एनी शेयर्स। और सबसे क्लोज डी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्लोज डी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो डिपॉजिटरीज के पास हमारे शेयर्स है, यानी कि डीमेट वाले जो शेयर्स हमारे किसके पास है, डिपॉजिटरीज के पास, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे।
कोई भी शेयर्स, कोई भी सिक्योरिटी जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई है कंपनी के द्वारा आर नॉट हेल्ड बाय इन इट्स ओन नेम, द कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर विच शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 14 एंड सच रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर और डिबेंचर होल्डर। यानी कि आप रजिस्टर भी बनाओगे और जो आपकी कंपनी ने रजिस्टर बनाया है वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा। किसी भी बिजनेस आवर्स के अंदर आप जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हो और ये जो इंस्पेक्शन है विदाउट एनी चार्ज रहेगा। कंपनीज चाहे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है क्योंकि अननेसेसरी वो भी आपको तंग ना करें। यानी कि अगर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स नहीं आ रहे हैं या फिर कोई अगर टाइम ऐसा चल रहा है जिस टाइम आपके रजिस्टर्स क्लोज हैं उस टाइम पे आकर अगर वो इंस्पेक्शन करने की बात करते हैं तो कुछ सिचुएशंस में आप उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट उन्हें इंस्पेक्शन करने से नहीं रोका जा सकता। क्लियर है? उसके बाद क्या बोलता है, देयरफॉर अ कंपनी इज ओनली रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉर सिक्योरिटी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी व्हेन द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। यानी कि जिस टाइम पे आप डिपॉजिटरी के नाम पर अपना इन्वेस्टमेंट रखते हो सिर्फ उसी टाइम पर आपको रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत है। अब रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है और किस फॉर्मेट में मेंटेन करना है ये हमें बताएगा रूल 14। चलिए रूल 14 के पास चलते हैं। रूल 14 क्या बोलते हैं कि जो रजिस्टर की बात हम लोगों ने अभी सब सेक्शन 3 में की थी उसको बनाना है हमें MBP 3 के अंदर। MBP 3 के अंदर हम बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि एक ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जो ट्रांजैक्शन फर्स्ट हुआ है उसे फर्स्ट, फिर सेकंड ट्रांजैक्शन सेकंड में और थर्ड ट्रांजैक्शन थर्ड नंबर पे। द पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज बेनिफिशियली हेल्ड बाय द कंपनी बट विच आर नॉट हेल्ड ऑन इट्स ओन नेम एंड द कंपनी शैल ऑल्सो रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन नेम and relationship or contract under which the investment is held in the name of any other person। यानी कि आपको रखना तो है, आपको बतानी तो है, इन्फॉर्मेशन सारी बतानी है कि आपने अपने नाम पर क्यों नहीं रखा, किसके नाम पर रखा है, और अगर अपने नाम पर नहीं रखने का कोई स्पेसिफाइड रीजन है तो वो मेंशन करना है आपको कि आपने अपने नाम पर इन्वेस्टमेंट ना करके किसी दूसरे के नाम पर इन्वेस्टमेंट क्यों की है। तो द कंपनी शैल रिकॉर्ड वेदर सच इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड इन थर्ड पार्टीज नेम फॉर द टाइम बीइंग और अदरवाइज। यानी कि आपको ये भी बताना है कि जो आपने वो इन्वेस्टमेंट दूसरे के नाम पे की है, किसी तीसरी पार्टी के नाम पे की है, वो सिर्फ अभी के लिए की है या हमेशा के लिए की है। यानी कि अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप अपने नाम पर नहीं रख सकते इसलिए थर्ड पार्टी के नाम पर रखा है, या फिर फॉर एवर या एनी अदर रीजन की वजह से आपने रखा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा है, तो वो सारे रीजन आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। द रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी preserved permanently and shall be kept in the custody of। किसकी कस्टडी में रखे जाते हैं रजिस्टर्स, या तो कंपनी सेक्रेटरी की या फिर उस बंदे की कस्टडी में, उस डायरेक्टर की कस्टडी में, उस ऑफिसर की कस्टडी में जिसे ऑथराइज्ड किया हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। चलो जी, ऑथराइज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एनी अदर ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी है तो उसे ऑथेंटिकेट करने की पावर भी इन्हीं लोगों की है। The entries in the register shall be authenticated by the company secretary of the company or by any other person authorized by for that purpose। तो क्लियर है? चलिए, तो रूल 14 हम लोगों ने पढ़ लिया। रूल 14 हमें क्या बताता है? रूल 14 बताता है कि आपको MBP 3 के अंदर फॉर्म बनाना है, प्रिजर्व करना है परमानेंटली, हर एक आपको रीजन देने हैं कि आपने कोई एंट्री अपने नाम पर ना करके किसी दूसरे के नाम पर क्यों की है, और उन सबको ऑथेंटिकेट भी रखना है। कस्टडी में किसकी रहेंगे वो? Yes, company secretary and director or any other officer of the company authorized by the board। अब बात आती है पनिशमेंट्स की। अब आपको सेक्शन पढ़ा दिया गया है, अगर आप इस सेक्शन से कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर आप सेक्शन से कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको सब सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेन किया, यानी कि कंपनी के बिहाफ पे अगर ऑफेंस हुआ है तो कंपनी को फाइन लग सकता है विच शैल नॉट बी लेस देन, यानी कि मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा, कितना, 25,000 रुपये, बट विच में एक्सटेंड टू कितना, 25 लाख रुपीज। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जो ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट के अंदर है उसके ऊपर जो इम्प्रिजनमेंट लगने वाली है हमारी वो लगेगी 6 मंथ्स की, और फाइन जो है वो होगा 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, या फिर दोनों भी लग सकते हैं, फाइन भी लो और जेल में भी जाओ। तो यानी कि जब भी आप किसी भी सेक्शन का कंप्लाई करो, किसी भी सेक्शन के अंदर फंस जाओ तो उसे बिल्कुल डीपली पढ़ना है आपको, वरना पेनल्टीज काफ़ी सारी लग सकती हैं आपके ऊपर। चलिए, ये था हमारा सेक्शन 187। इसके अंदर कोई डाउट, मान के चल रही हूँ मैं, कोई डाउट आपको नहीं आएगा, फिर भी अगर आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन।
जब हम सेक्शन 188 पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन जो है वो नहीं करवाऊंगी, वो अंकुर सर आपको ऑलरेडी करवा चुकी हैं रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन और बहुत डिटेल में करा चुके हैं। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप सबको वो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता है कि रिलेटेड पार्टीज हैं कौन कौन। तो हम सीधा ट्रांजेक्शन से कंटिन्यू करेंगे आज। तो सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 बोलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ये जो सेक्शन बोलने वाला है इसके अंदर किसकी कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बाय अ रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो कंसेंट चाहिए वो भी कैसे चाहिए, रेजोल्यूशन जो कहाँ पास किया गया हो, मीटिंग के अंदर, मीटिंग किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 15 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, यानी कि ये सेक्शन तो बोलता ही बोलता है, प्लस इस कंसेंट के लिए रूल 15 ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम रूल 15 क्या बोलते हैं। तो नो पहले सेक्शन से कंटिन्यू करते हैं। नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, यानी कि क्या बोल दिया इसने, तो साफ मना कर दिया कि कोई भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कोई अरेंजमेंट नहीं करेगी, किसके साथ, उस इंसान के साथ जो कि आपकी रिलेटेड पार्टी है। तो रिलेटेड पार्टी कौन है आप सबको पता है, मैं मान के चल रही हूँ, अंकुर सर ने करवाया। विद रिस्पेक्ट टू सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल, अगर कंपनी का कोई गुड्स या मटेरियल जो भी कंपनी बना रही है उसको सेल करना है, या फिर कंपनी के रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, या फिर किसी भी गुड्स को सप्लाई करना है, तो आप नहीं कर सकते अगर सामने वाली पार्टी कैसी है, रिलेटेड पार्टी। सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग और एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी आपको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन चाहिए कि, यानी कि आप ये काम भी नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब तक आपके पास बोर्ड की कंसेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि आप बेच तो नहीं रहे लेकिन किसी को लीज पे दे रहे हो, किसी को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रहे हो, तो ऐसे नहीं दे सकते भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट चाहिएगी उसके लिए। अवेलिंग ऑन रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, कंपनी से कोई सर्विसेज ले रहे हो या दे रहे हो कंपनी को, तो उस टाइम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट लो कि रिलेटेड पार्टी से ये सर्विसेज ले लूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को एजेंट अपॉइंट करना चाहते हो, जो ये एजेंट अपॉइंट आप करना चाहते हो कौन है, वो आपकी रिलेटेड पार्टी है। और एजेंट क्यों अपॉइंट कर रहे हो, ताकि आप सामान खरीद सको, मटेरियल खरीद सको, सर्विसेज ले सको, या प्रॉपर्टी परचेज कर सको या सेल कर सको, सच रिलेट। और अगर इन कामों के लिए आपने एजेंट अपॉइंट किया है तो भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या बोलता है, सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, यानी कि आप किसी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हो, कहाँ पे, ऐसे ऑफिस पे या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे, यानी कि उसको कोई ऑफिस दे रही हो, उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, यानी अदर ऑफिसर की पोजीशन पे अपॉइंट कर रहे हो, चाहे तो अपनी कंपनी में, अपनी सब्सिडी कंपनी में, या अपनी एसोसिएट कंपनी में। ये सारी डेफिनेशन आपकी कवर हो चुकी है अंकुर सर के साथ, तो इसलिए किसी भी डेफिनेशन को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और अगर आपको किसी डेफिनेशन में कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। एंड अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव देयर ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर आपने किसी को अंडर राइटर भी अपॉइंट करना है तो वो रिलेटेड पार्टी आपकी नहीं हो सकती है या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती कब तक, जब तक कि आपके पास कंसेंट ना हो, किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। यानी कि जो 7 मैटर्स यहाँ लिखे हुए हैं ये आप नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप कंसेंट ना ले लो, किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या काम करने के लिए हमें कंपल्सरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तब जाकर वो रेजोल्यूशन आपको देंगे। उसके बाद बोलता है रूल 15 में भी हमने देखा था कि कुछ गाइडलाइंस वो भी इशू करते हैं। रूल 15 बोलता है ठहरो जरा, मीटिंग तो बुलाओ आप, लेकिन उस मीटिंग के लिए कुछ और चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। Rule 2014 provides that company shall enter into any contract or arrangement with related party subject to the following condition, namely the agent of the board meeting, यानी कि जो एजेंडा है बोर्ड मीटिंग का वो क्या होगा, वो उसके अंदर नीचे सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि A to G जो आपके पॉइंट लिखे हुए हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर कंपल्सरली मेंशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, कौन है रिलेटेड पार्टी, किस टाइप का रिलेशनशिप है, वो डायरेक्टर है, आपका इमीडिएट रिलेटिव है या फिर प्रमोटर है कंपनी का, क्या है वो, नेचर, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द अरेंजमेंट,
यानी कि जो ट्रांजेक्शन आप करना चाह रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ एंटर करना चाह रहे हो, उसका नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के पर्टिकुलर्स क्या होंगे, मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग द वैल्यू। मटेरियल टर्म्स क्या रहेंगी आपकी, वैल्यू कितना रहेगा, एडवांस कुछ मिल रहा है आपको, कुछ पे करना पड़ रहा है आपको, या फिर प्राइस आप किस तरह से डिटरमाइन करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर प्राइसिंग। हमें डाउट रहता है कि हम किसी अपने रिलेटेड पर्सन से अगर चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो शायद हम महंगी परचेज कर ले, या फिर हम किसी को बेच रहे हैं तो शायद हम सस्ता बेच दें उसे। तो ये प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक फैक्टर रहता है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर। वेदर ऑल फैक्टर्स रेलिवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कंसीडर्ड, इफ नॉट द डिटेल्स ऑफ फैक्टर्स नॉट कंसीडर्ड। यानी कि रिलेटेड पार्टी से जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करना चाह रहे हो, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हर एक को डीपली चेक किया है कि नहीं किया, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन अगर बोर्ड को लगता है कि ज़रूरी है तो वो मांग सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपके एजेंडा में नहीं लिखी होंगी, माना नहीं जाएगा कि आपने फुल्ली कंप्लाइंट एक मीटिंग करवाई है। ठीक है जी। अब ये तो बात हुई एजेंडा की। एजेंडा के अलावा क्या बोलते हैं कि वेयर एनी डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, सच डायरेक्टर शैल नॉट बी प्रेजेंट इन मीटिंग। यानी कि उन साथ काम करने के लिए हमें डायरेक्टर्स की मीटिंग की जरूरत है, डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए। अगर हमारे पास 5 डायरेक्टर है, 5 में से 3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, तो उन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को वोट नहीं करना। ठीक है। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स और द अरेंजमेंट, वो चुप रहेंगे जो भी हमारे रिलेटेड डायरेक्टर्स होंगे, क्योंकि वो तो अपने भले के लिए बात करेंगे। लेट द अदर डायरेक्टर्स डिसाइड क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद बोलते हैं कि चलो हम डायरेक्टर्स की भी कंसेंट हमने ले ली, लेकिन क्या कितनी भी लिमिट तक हम डायरेक्टर्स की कंसेंट के साथ काम करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, अनलिमिटेड नहीं, लेकिन कुछ लिमिट तक डायरेक्टर्स की कंसेंट जो है वैलिड है। तो यानी कि ये है कि सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, उस सर्टेन लिमिट के बाद आप कम ट्रांजेक्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उस सर्टेन लिमिट के बाद भी आप ट्रांजेक्शन तो कर पाओगे, लेकिन आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा रेजोल्यूशन बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा आपको एक रेजोल्यूशन ओआर पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को आगे बढ़ा पाओगे। तो फर्स्ट प्रोवाइजो डील करता है हमारी सर्टेन लिमिट्स के साथ। लिमिट्स बताता है कि किस लिमिट तक बोर्ड की पावर काम करती है, किस लिमिट तक बोर्ड कंसेंट दे सकता है, किस लिमिट तक बोर्ड रेजोल्यूशन काम करेगा। तो देखते हैं। First proviso to section 188 subsection 1 of the act that no contract or arrangement in the case of a company having paid up share capital of not less than such amount or transaction not exceeding such sums, ये जो amounts हैं ये नीचे लिखी हुई है, जो रेड में नोटेड हैं आपकी, shall be entered into except without the prior approval of the company by a resolution। यानी कि क्या कहता है ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता कंपनी के साथ अगर वो एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब लिमिट से। कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक कि शेयर होल्डर अपना प्रायर अप्रूवल ना दे दे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रायर अप्रूवल? ट्रांजेक्शन करने के बाद का अप्रूवल या ट्रांजेक्शन करने से पहले का अप्रूवल? पहले का अप्रूवल। Rule 15 of the company's meeting of the board and its power rules 2014 provides that except with the prior approval of the company by a resolution, a company shall not enter into a transaction or transactions where the transaction or transactions to be entered on। यानी कि जो ये ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा है ये कब कब होंगी, पढ़ते हैं। नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है हमें कुछ जो हमें फॉलो करना है। तो क्लोज ए बोलता है इसका, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। वापिस आओ सबसेक्शन 1 के ऊपर, वहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। उसके बाद हम लोगों ने एक ई पॉइंट के अंदर पढ़ा होगा कि एजेंट अगर अपने पॉइंट किया है किसी भी गुड्स को सप्लाई परचेज करने के लिए, तो यानी कि एजेंट वाला पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, यानी कि क्लोज ए एंड क्लोज ई दोनों को कवर करता है। यानी कि दोनों के ट्रांजेक्शन मिला के अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एक्सीड करती है किससे, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का टर्नओवर है उसके 10% से ज़्यादा है वो ट्रांजेक्शन जो आप रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। कब तक? जब तक कि आप मेंबर्स की कंसेंट ना ले लो। उसके अलावा क्या बोलते हैं, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ। यानी कि अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कंपनी की संपत्ति डायरेक्टली रिलेटेड टू नेटवर्थ, यानी कि आप सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। याद है ई क्लोज में वहां पर भी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी की सेल के लिए भी अगर एजेंट को अपॉइंट किया है तो रेजोल्यूशन चाहिएगा। तो यहाँ पर वो क्लॉज बी एंड क्लॉज ई को कंबाइंड करके बोलता है कि अगर इन दोनों की ट्रांजेक्शन्स मिलाकर कितने से ज़्यादा है, 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ से ज़्यादा है, तो आप नहीं कर पाओगे। कब तक? कभी नहीं, या जब तक शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं, जब तक शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं। उसके बाद
लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी कि आप लीज पे लगा रहे हो अपनी प्रॉपर्टी। लीज के लिए एजेंट का पॉइंट हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्लॉज सी की बात करता है, यानी कि अगर अपनी प्रॉपर्टी को आपने लीज पर दी है तो उसका अमाउंट किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, 10% ऑफ द टर्नओवर। लीज के बाद हमारी लीज के लिए टर्नओवर इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे क्योंकि लीज से हमें रेंटल इनकम मिलने वाली है। जो रेंटल इनकम हमें मिलेगी वो हमारे टर्नओवर को कहीं ना कहीं हमारी इनकम को अफेक्ट करेगी, इसलिए 10% ऑफ द इनकम्स यानी कि 10% ऑफ द टर्नओवर से एक्सीड अगर करती है लीजिंग प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है तो हम लोगों को जरूर कंपल्सरली मेंबर्स का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। उसके बाद है अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द कंपनी एज मेंशन्ड इन क्लॉज डी एंड क्लॉज ई, यानी कि अगर आपने कोई सर्विसेज ली हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किससे, एजेंट से ली हैं या फिर डायरेक्टली खुद ली हैं, तो वो अमाउंट भी किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी कि क्लोज डी और क्लोज ई। याद करो सबसेक्शन 1 के अंदर हमने क्लोज डी के अंदर क्लोज ई के अंदर हम लोगों ने सर्विसेज का भी नाम पढ़ा था, यानी कि दोनों चीजें कंबाइंड होकर किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। चलो जी, इससे ज्यादा अगर हुई तो ट्रांजेक्शन कर नहीं पाओगे या कर पाओगे, कर पाएंगे। कब कर पाओगे, जब आपको मेंबर्स का अप्रूवल मिल जाएगा। चलिए क्लियर है 4 पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो ये 4 पॉइंट हमने पढ़ा है, शेल अप्लाई फॉर ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शंस टू बी एंटर इनटू आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर विद प्रीवियस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये जो लिमिट है वो वन टाइम लिमिट नहीं है, पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी लिमिट है। एक बार आपने ट्रांजेक्शन कर ली 10% से नीचे है, वेरी गुड। दूसरी बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो ट्रांजेक्शन भी 10% से नीचे है, कर पाओगे? पहले चेक करो जो सेकंड ट्रांजेक्शन है इंक्लूसिव विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, क्या दोनों ट्रांजेक्शन मिलकर 10% से ऊपर तो नहीं जा रही? अगर जा रही है तो नहीं कर पाओगे, वरना तो एक लूप होल मिल जाएगा ना आपको, टुकड़ों में ट्रांजेक्शन कर लो, नॉट एट वन टाइम। तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 10% से ऊपर के ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं कर पाओगे जब तक कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ना हो। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 10% से नीचे बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए बी पॉइंट देखते हैं कि अगर हमने कोई अपॉइंट किया है किसी को, किसी रिलेटेड पार्टी को, किसी ऑफिस पे, प्लेस ऑफ ऑफिस पे, कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने, कंपनी के अंदर, सब्सी कंपनी के अंदर और एसोसिएट कंपनीज के अंदर, और उसका मंथली रेम्यूनरेशन कितना है, एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपीज, यानी कि मंथ के अगर वो 2.5 लाख रुपए ले रहा है तो उस केस में आपको मेंबर्स की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप उसे अपॉइंट नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा एक और जो पॉइंट हमारा रह गया वो क्या था, अंडर राइटर अपॉइंट हमने किया था किसी रिलेटेड पार्टी को। अगर आपने जो अंडर राइटर अपॉइंट किया है उसका रेम्यूनरेशन कितना बनता है, इंक्लूडिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव देयर ऑफ, जो कंपनी का जो बनता है उसका रेम्यूनरेशन देने के लिए वो एक्सीड करता है किससे, 1% ऑफ द नेटवर्थ, यानी कि नेटवर्थ जो आपकी शेयर कैपिटल है उसके भी 1% से एक्सीड कर रहा है अंडर राइटिंग कमीशन, तो आपको क्या करना है, आपको मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है और उनसे अप्रूवल लेना है, यानी कि ये जो काम है वो आप नहीं कर पाओगे। क्लॉज ए में जो मेंशन्ड है, क्लॉज बी की जो लिमिट्स है और क्लॉज सी की जो लिमिट्स है वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि मेंबर्स की अप्रूवल ना आ जाए। ठीक है जी। द टर्नओवर ऑफ द नेटवर्थ रेफर टू इन सब रूल्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि यहाँ पे हमने 3 चीज नेटवर्थ सॉरी 2 चीजें पढ़ी थी, नेटवर्थ या फिर टर्नओवर। जो टर्नओवर और नेटवर्थ है वो कब से किससे कैलकुलेट करेंगे आप, अपनी लास्ट ईयर की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं उनसे ही आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका नेटवर्थ क्या रहेगा। चलो जी, अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शंस बड़ी अच्छी होती हैं, यानी कि एक्सेप्शंस वाली कंपनी को क्या नहीं करना, कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने होते। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो, कौन से रेजोल्यूशन थे फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर, मेंबर्स वाले रेजोल्यूशन, शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू holding company and its wholly owned subsidiary company whose accounts are consolidated with the holding company and placed before the shareholders at the general meeting of the approval। होल्डिंग और wholly owned subsidiary ऑलरेडी वो सारी कंपनी जो है 100% होल्डिंग उसी बंदे की है, यानी कि सिंगल मेंबर है, तो यहाँ पर अगर आप मीटिंग कराते भी हो तो एक फॉर्मेलिटी है, करवाओ या ना करवाओ कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो चलो जी, हमने यहाँ पर एक्सेप्शन ही दे दिया आपको, आप मत ही कराओ मीटिंग, क्योंकि आपके जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल है वो एट लास्ट अप्रूव तो आप नहीं करने हैं, ओनर भी सेम ही है इनका। तो in case of wholly owned subsidiary, if the resolution is passed by the holding company, it shall be sufficient for the purpose of entering into the transaction between the wholly owned subsidiary and the holding company। यानी कि अगर आप लोगों ने
एक होल्डिंग कंपनी ने जो सर्विसेज दे रही है या जो सर्विसेज ले रही है उसने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया तो इनफ है, यानी कि दोनों में से एक कंपनी ने भी अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया तो बिल्कुल इनफ है, कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि पार्टीज तो सेम ही है, इस जेब से पैसा निकाल के उस जेब में डाल रहे हैं, सिर्फ फंड्स को मूव ही कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर एक्सेप्शन बिल्कुल जायज़ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में रेजोल्यूशन पास कराने की। चलो जी, अब अगर आप रेजोल्यूशन पास करवा ही रहे हो, यानी कि हमने पीछे पढ़ लिया वो ट्रांजैक्शन से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास कराने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मीटिंग बुलाने के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, और नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है अगर आपकी ट्रांजैक्शन क्या ना हो, ऑर्डिनरी ना हो। अगर ये ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन में कवर होता है, नहीं होता। अगर ये ऑर्डिनरी में कवर ही नहीं होता तो यानी कि इसके लिए क्या जाएगी, एक्सप्लेनेटरी तो जाएगी। तो एक्सप्लेनेटरी में आपको क्या क्या दिखाना है, इसका एक्सप्लेनेटरी में आपको शो करने नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, कौन रिलेटेड पार्टी है, नेम ऑफ द डायरेक्टर और KMP हु इज रिलेटेड इफ एनी, यानी कि कोई डायरेक्टर कोई KMP भी रिलेटेड है, रिलेशनशिप कैसा है, मटेरियल क्या है, टर्म्स क्या है, क्या टेन्योर रहेगा ट्रांजैक्शन का, क्या मॉनेटरी वैल्यू रहेगी ट्रांजैक्शन की, कोई और अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि जो मेंबर्स को दी जानी चाहिए तो वो भी आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। यानी कि एक्सप्लेनेटरी में ये जो 4 पॉइंट है ये तो बिल्कुल कंपलसरी जाएंगे ही जाएंगे, उसके अलावा और पॉइंट्स भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो जी, आगे है बड़ा कि हम लोगों ने पहले मेंबर डायरेक्टर्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, हम सब सेक्शन 1 में ही पढ़ लिया था कि डायरेक्टर्स जो इंटरेस्टेड हैं वो वोट नहीं करेंगे जब BR का केस आएगा। तो क्या मेंबर्स जो इंटरेस्टेड है वो वोट करेंगे जब OR का केस है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि रिलेटेड पार्टी नॉट टू वोट ऑन रेजोल्यूशन, सेकंड प्रोवाइजो डील करता है सेक्शन 188(1) का कि नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट ऑन सच रेजोल्यूशन टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विच मे बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इफ सच मेंबर इज अ रिलेटेड पार्टी। यानी कि जिस ट्रांजैक्शन के बारे में रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, अगर उस सेम ट्रांजैक्शन में अंदर कोई एक मेंबर रिलेटेड है तो मोस्ट चांसेस हैं कि वो जो मेंबर है वो फेवर में वोट करेगा। तो यानी कि यहाँ पर उस मेंबर को आप छोड़ दो, मीटिंग में उससे वोट लो ही मत, यानी कि उस मेंबर को अपने आप को प्रोहिबिट करना पड़ेगा कि मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। चलो जी, अगर सारे के सारे मेंबर्स ही रिलेटेड पार्टी हैं, यानी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी है, सारे प्रमोटर रिलेटेड मिलकर ही चला रहे कंपनी, आपस में ही सामान परचेज करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो उस केस में ये प्रोवाइजो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी इन विच 90% और मोर मेंबर्स इन नंबर आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और आर रिलेटेड पार्टीज। यानी कि जब सारी पार्टीज रिलेटेड ही हैं तो आप कोई फायदा ही नहीं है ना बार बार मीटिंग करवाने का, आप कर लो आपस में काम, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई लॉस किसी बेचारे इनोसेंट शेयर होल्डर को कोई लॉस नहीं होने वाला। आप सारे के सारे प्रमोटर्स मिलजुल के काम कर रहे हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो आपको इस चैनल से एग्जाम्पशन दी जाती है। तो आगे बोलता है कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज हैं तो क्या हमें सब कुछ फॉलो करना है? जी, आपको 188(1) के सेकंड प्रोवाइजो से छूट मिल जाएगी, यानी कि आप अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो आपको OR वाली जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना, OR से आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है जी। एग्जाम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलते हैं कि सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188(1) ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू, यानी कि सेकंड प्रोवाइजो में क्या बोला था कि रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेंगे, तो वह अप्लाई नहीं होगा। कहाँ नहीं अप्लाई होगा? अगर एक गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी गवर्नमेंट कंपनी से, यानी कि गवर्नमेंट आपस में रिलेटेड है, तो उस केस में वो लोग अगर OR पास भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रोहिबिट किया जाएगा कि आप लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करो। तो गवर्नमेंट कंपनी को इस प्रोविजन से छूट मिली गई है, यानी कि रिलेटेड पार्टी भी वोट कर सकती है यहाँ पे। उसके बाद है अ गवर्नमेंट अदर देन अ लिस्टेड कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन कैसी है? अनलिस्टेड कंपनी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लोज ए, क्लोज ए में कौन सी? यानी कि गवर्नमेंट के साथ नहीं कर रही है, अभी गवर्नमेंट किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के साथ कर रही है। इन केस सच कंपनी ऑब्टेन्स अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी और एज द केस में बी बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट। यानी कि ये वाला पॉइंट हम लोगों ने लास्ट 186 के अंदर भी किया था कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है वो दूसरी कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना चाहती है तो कर सकती है। कब? जब मिनिस्ट्री ने, यानी कि जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो कवर होती है उस मिनिस्ट्री ने, उस डिपार्टमेंट ने अगर उसे परमिशन दे दी हो कि आप कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आया था आपका 2 मार्च 2020 के अंदर, उस नोटिफिकेशन के बाद ये जो पॉइंट है एड ऑन हुआ गया है, यानी कि मिनिस्ट्री की परमिशन के साथ ये ट्रांजेक्शन आपकी की जा सकती हैं। ठीक है जी। जो IFSC पब्लिक कंपनीज हैं उनको भी सेकंड प्रोवाइजो से छूट है, यानी कि वहां पर भी रिलेटेड पार्टी क्या कर सकती हैं?
बोर्ड दे सकती हैं। उसके बाद है कि नोटिफिकेशन आई थी एक एमसीए के 13 जून 2017 को, जिसमें क्या किया गया कि एग्जेम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट इज अवेलेबल ओनली टू दोज प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। यानी कि एग्जेम्पशन तो ले लो, पर कौन लेगा? who have not committed a default in filing of their financial statements। यानी कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग में अगर कोई गड़बड़ नहीं की है, रेगुलरली आप टाइमली कंप्लाई कर रहे हो उस चीज़ के साथ, तो आप एग्जेम्पशन ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फाइनेंशियल्स भी नहीं दिखाते हो, कुछ दिखाई नहीं रहे हो, पूरा घपला चल रहा है, तो आपको ये एग्जेम्पशंस नहीं दी जाएगी, ये एग्जेम्पशंस आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। अब आती है मज़ेदार बात कि जब सेक्शन 188(1) लगता ही नहीं है, यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आपको करना ही नहीं, करनी है तो बोर्ड की अप्रूवल लो या फिर ओआर लो। अब ये बोलता है कि है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लेकिन सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मजे वाली बात है, कब अप्लाई नहीं होगा? सेक्शन 188(1) ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बोलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, वो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, तो हम मान लेंगे कि जो वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। ऑल्दो क्या हुआ, भाई भाई से परचेज कर रहा है सामान, तो इसमें तो अच्छी बात है ना, घर का पैसा घर में रहा, भाई को काम आ गया सामान, आपका भी आ गया। ऐसा बंदा बुरा लगता कि देखो मेरा नॉन हो के दूसरे से सामान परचेज कर रहा है, तो यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कर रहे हो, कोई स्पेशल आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो अलाउड है। ठीक है जी। अब फिर बुरा भी लगता है, अपना बंदा आ रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया तो, यानी कि अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हो तो 188 फॉलो कर लो, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो 188(1) से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, फिर आपको रेजोल्यूशन वाली रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है जी। अदर देन ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस। ठीक है जी। अब यानी कि जब आप ऑर्डिनरी कोर्स में कर रहे हो तो आपको कैसी ट्रांजैक्शन करनी है? आर्म्स लेंथ बेसिस पे। यानी कि दो नए वर्ड्स आए हमारे पास यहाँ पे सामने, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस, यानी कि इसमें कुछ तो ऐसा लिखा है जो हमें देखना जरूरी है। तो देखते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जनरली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अंडरस्टूड एज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विल कवर द यूजुअल ट्रांजैक्शन, कस्टम, प्रैक्टिस ऑफ अ बिजनेस एंड ऑफ अ कंपनी। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो यूजुअली कंपनी करती है, कस्टम है, प्रैक्टिस है बिजनेस का, करती रहती है कंपनी, या फिर आपके एमओए में लिखी हुई है या एओए में लिखी हुई है। एक बात ध्यान रखना कि एमओए और एओए में कोई अगर चीज लिखी नहीं हुई है तो वो आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। भारतीय टेलीवेंचर्स का एक केस आया था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के साथ। यहाँ पे इन लोगों ने अपना जो एक प्लांट है वो लीज पर दिया हुआ था, जो कि इनके एमओए में नहीं लिखा हुआ था। तो वहां से जो इनकम आ रही है रिलेटेड पार्टी के थ्रू, तो क्या वो आपकी रिलेटेड पार्टी इनकम है? तो आपको सेक्शन 188 फॉलो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि ऑल्दो वो आपके एमओए में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो आप फ्रिक्वेंटली करते आ रहे हो, वो फ्रिक्वेंटली आपकी यूजुअल ट्रांजैक्शन बन चुकी है, आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, प्रैक्टिस के अंदर है, और वो एक ऑर्डिनरी कोर्स आपका बन चुका है। तो ऑर्डिनरी कोर्स की डेफिनेशन में सिर्फ एमओए एओए नहीं, चेक किया जाएगा कि रेगुलरिटी कितनी है, यूजुअली उस बिजनेस में किया जाता है या नहीं, ये सब चीजें आपकी चेक की जाएंगी। ठीक है जी। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्टिविटी इज सोट टू बी हाईलाइटेड, यानी कि जब आप एक ट्रांजैक्शन चेक करोगे तो आप ये देखो फ्रीक्वेंटली कितनी हो रही है। वो जरूरी तो नहीं, अगर आप घपला करोगे तो शायद साल में एक बार करके रह जाओ, 2 साल में, 3 साल में एक बार करके रह जाओ, लेकिन जो काम जरूरी है, एक्चुअल में जायज है, वो आप फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंटली कोई काम हो रहा है तो मान लिया जाएगा कि वो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए जरूरी है। सर्कमस्टांसेस अगर ये शो करते हैं, एविडेंसेस अगर ये शो करते हैं कि वो एक जरूरी काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो 188(1) से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो यानी कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स में है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स में होने से एग्जाम्पशन मिल जाएगी या कुछ और भी चीज देखनी पड़ेगी? कुछ और भी चीज हमें देखनी पड़ेगी, सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स होने से आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो कोई और चीज क्या है? वो है आपकी आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म लेंथ क्या होती है? आर्म लेंथ का मतलब ये है कि चलो जी, मैं अपने भाई से अगर सामान परचेज कर रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भाई से कर रही हूँ, मेरे पास बार्गेनिंग पावर है, मार्केट की मुझे पूरी नॉलेज है। कोई सामान मुझे अगर मैं मार्केट से परचेज करती तो मुझे कितने में मिलता, यानी कि मीन्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 रिलेटेड पार्टीज। हम दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है? जैसे कि हम अनरिलेटेड हैं, कंप्लीट बार्गेनिंग पावर है हमारे पास, नेगोशिएशंस पावर है हमारे पास, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं है। यानी कि आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब यही है कि अगर आप उस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन ना करके किसी अदर पार्टी से ट्रांजैक्शन करते तो क्या तब भी सेम ट्रांजैक्शन होता? तब भी सेम होता, तो हमें कोई इश्यू नहीं, आप रिलेटेड पार्टी से कर लो। यानी कि वहां पर इन्फ्लुएंस नहीं है किसी चीज का।
Arm length transaction is a transaction between unrelated person or organization in which there is no improper influence exercisable by one party over the another. अगर एक पार्टी डोमिनेट करती है दूसरी पार्टी को, अगर वो डोमिनेट कर रही है तो दूसरी पार्टी ऑब्वियसली उसकी तरफ थोड़ा झुकेगी, यानी कि जो वो बोलेगा वो उसको मानना भी पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो मान सकते हैं कि कोई रिलेटेड पार्टी दूसरी रिलेटेड पार्टी का शायद फायदा उठा रही हो। यानी कि कौन सी पार्टी रिलेटेड नहीं मानी जाएंगी? हु आर प्रिज्यूम्ड टू हैव रफली इक्वल बार्गेनिंग पावर। अगर आप मुझे कुछ बोलते हो तो मैं भी आपको काउंटर क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं भी खुलकर आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकती हूँ, नेगोशिएट कर सकती हूँ। तो मान लिया जाएगा कि जो ट्रांजेक्शन हम लोगों के बीच हो रही है वो कैसी है? आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। यानी कि आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी या पीपल दैट डू नॉट हैव क्लोज कॉन्टैक्ट और एनी फाइनेंशियल कनेक्शन एंड और डील एट आर्म लेंथ बिजनेस विदाउट अ क्लोज रिलेशनशिप विद अ पर्सन और अ कंपनी। यानी कि कोई ट्रांजेक्शन अगर वो विदाउट रिलेशनशिप की जाती तब क्या सेम होती जो कि विद रिलेशन वाले बंदे के साथ की जा रही है? अगर सेम है तो वो आर्म लेंथ है। ठीक है जी, तो आई होप कि आर्म लेंथ आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन आपने कर ली, अब कंपनी तो हर ट्रांजेक्शन को बोल सकते हैं जी हमने आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पे किया था। अगर आप फंस गए तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी कंपनी के ऊपर आएगा। एंड देयर मस्ट बी सफिशिएंट एंड पर्टिनेंट मटेरियल टू प्रूव दैट द टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी वर प्योरली कॉमर्शियल एंड द सेम वर ऑन द आर्म लेंथ बेसिस। कैसे प्रूव करोगे? यानी कि जो भी आपने नेगोशिएशंस किए होंगे, क्योटेशंस मंगाई होंगी या फिर टर्म्स एंड एग्रीमेंट आपने साइन किए होंगे तो उसकी आपको कॉपी रखनी है। यानी कि यहाँ पर आपको सावधानी कम बरतनी है या ज़्यादा बरतनी है? ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्टली किस पे रहेगा? कंपनी पे। और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो पेनल्टीज के लिए तैयार रहना। फिर द कंपनी शुड क्रिएट एंड प्रिजर्व एप्रोप्रिएट एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन इंडिकेटिंग दैट द ट्रांजेक्शन इज एन आर्म लेंथ वन पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू प्राइस एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई। यानी कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? प्राइसिंग की, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको चेक करके रखनी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। चलो जी, अब सेक्शन 188 सब सेक्शन 2 के बाद आप बोलते हैं कि अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की है तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोजर्स देना होगा। जब हम लोगों ने बोर्ड रिपोर्ट का चैप्टर कंप्लीट किया था तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन AOC 2 के अंदर फुल आपको सबमिट करनी होती है। AOC 2 के अंदर कुछ एक कॉलम्स है जो आपको फिल करके बताने हैं कि पर्टिकुलर बंदे से हमने इतनी इतनी ट्रांजेक्शन की है और इतने इतने अमाउंट की है। तो रिपोर्ट का जो नेक्सर बनेगा वो क्या होगा? आपका AOC 2। यानी कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंटरिंग इन रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट बाय द डायरेक्टर और द एम्प्लॉय विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल बाय द रेजोल्यूशन। अब क्या बोलते हैं कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर ली, डिस्क्लोजर्स दे दिया, बहुत बढ़िया। अगर आपने सब कुछ कंप्लाई किया है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने कोई ट्रांजेक्शन कर ली किसी रिलेटेड पार्टी से, ट्रांजेक्शन करने से पहले भी परमिशन तो ली नहीं आपने। अब क्या करें? अब बोलता है कि एक छूट हम आपको दे सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की और वो रेटिफाई करवा ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पनिशेबल होगी। और रेटिफाई कब करवा लो? खुला टाइम नहीं है आपको रेटिफिकेशन का। रेटिफाई कराने के लिए भी आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। यानी कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए उसके बाद अगले 3 महीने में चुपचाप जाके उसे रेटिफाई करवा लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेटिफाई कर दिया, वेल एंड गुड। नहीं किया तो वो ट्रांजेक्शन वॉइड हो जाएगी और उसके रिगार्डिंग जो भी लॉस हुआ होगा वो रिलेटेड पार्टीज को फुलफिल करना होगा। यानी कि अगर कोई डायरेक्टर है जिसने ऑथराइज कर दिया रिलेटेड होने के नाते और परमिशन ली नहीं उसने सोचा क्यों परमिशन लेनी है, तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपनी के लॉस को। और ऐसी भी सिचुएशंस होगी तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में इस चीज़ के डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो 188(4) क्या बोलता है कि इट शैल बी ओपन टू कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डायरेक्टर। यानी कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा? अगर किसी डायरेक्टर ने इंटरेस्टेड होते हुए बिना बोर्ड की अप्रूवल के या बिना मेंबर्स की अप्रूवल के काम कर दिया, ट्रांजेक्शंस कर ली, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सारा का सारा खर्चा कौन उठाएगा? वो रिलेटेड पार्टी उठाएगी। सबसेक्शन 4 हमारी इस बात को पक्का करता है कि इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय who had entered into such contract or arrangement in contravention of the provision of this section for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement। चलो जी, उसके बाद हम देखते हैं पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंसेस। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो अलग कंप्लायंस है, और अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है तो कंप्लायंसेस आपके थोड़े अलग हैं। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो पनिशेबल है आप विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। यानी कि लिस्टेड कंपनी की अगर रिलेटेड पार्टी है तो आपको ध्यान ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी है?
वो आपकी 1 ईयर की है, और आपके ऊपर जो फाइन है वो कितना है, 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपको फाइन लग सकता है, या दोनों भी लग सकते हैं, जेल भी और फाइन भी। अगर आप एक अदर कंपनी है, यानी कि आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा जो कि होगा 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का। यहाँ पर आप इम्प्रिजनमेंट से बच जाओगे अनलिस्टेड होने के नाते। चलिए जी, उसके बाद है ऑडिट कमेटी। आप सबको याद है ऑडिट कमेटी हम लोगों ने डील किया था, अभी सेक्शन जब 177 पढ़ा था तो हम लोगों ने ऑडिट कमेटी को डिटेल में किया था। तो सेक्शन 177 में हमने क्या पढ़ा था, ऑडिट कमेटी के फंक्शंस में एक फंक्शंस ये भी था कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपको करनी है तो उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, मेंशन करनी है, देखना है कि कौन रिलेटेड पार्टी है, कैसे है, बोर्ड को सजेस्ट करना है कि आप इस रिलेटेड पार्टी के साथ आ सकते हैं ट्रांजेक्शन में या नहीं आ सकते। वहाँ जो चीज़ हमने कवर नहीं की थी उस चीज़ को यहाँ पे कवर कर दी। मैं पूरा ऑडिट कमेटी का नहीं पढ़ाऊंगी आपको। तो चलिए, ऑडिट कमेटी जब डिसीजन लेगा तो इसके पास एक पूरा का पूरा एजेंडा जाएगा, कमेटी का एजेंडा जाएगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, सेम एज इनके पास भी आएगा। तो जब ऑडिट कमेटी की डिसीजन लेने की बात आती है, तो जब ऑडिट कमेटी डिसीजन लेगी तो वो ओमनिबस अप्रूवल ले सकती है, यानी कि वंस एवरी ट्रांजेक्शंस को क्या कर सकती है, अप्रूव कर सकते हैं कि आप एक क्राइटेरिया बता दो कि 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन या 100 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। इतनी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो ऑडिट कमेटी की बार बार अप्रूवल लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 1 टाइम अप्रूवल इज अलाउड। तो ओमनिबस अप्रूवल जब आप दोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी क्या है, किस पार्टीज के बीच में आपने ओमनिबस अप्रूवल दी है, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या है दैट कैन बी एंटर्ड इनटू, या फिर बेस प्राइस क्या रहेगा, करंट प्राइस क्या रहेगा, कोई अगर और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ओमनिबस अप्रूवल बिल्कुल अलाउड है। आगे क्या बोलते हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन और अफोरसेड डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन होने नहीं वाली किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या फिर कुछ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, एक सेफर साइड चलते हुए 1 करोड़ रुपीस तक की आपको खुली छूट दे सकती है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे आपको लगता है कि हम लोग आगे कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते, तो आपको अप टू ₹1 करोड़ तक की 1 टाइम एक अप्रूवल मिल सकती है। यानी कि सिनेरियो कब आएगा आपके पास, आपने फर्स्ट मीटिंग की अपनी, आप सेफर साइड कहते हो कि हो सकता है बीच में कोई एक मीटिंग हो भी जाए, बट ऐसी कोई देखने में आ नहीं रही हमारे पास, तो ऑडिट कमेटी सेफर साइड पूरे साल के लिए 1 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर सकती है। चलो जी, बाद में अगर कोई हम लोगों को दिख जाती है कि ये ट्रांजैक्शन तो होनी है रिलेटेड पार्टी के साथ और वो 1 करोड़ की लिमिट से अबव जा रही है, तो कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ऑडिट कमेटी को दोबारा बुला लो, बैठा लो कमेटी, मीटिंग बिठा लो, उसके बाद उस रेजोल्यूशन को अप्रूव करवा दो। आप चाहे तो पुराना रेजोल्यूशन कैंसिल करवा के नए रेजोल्यूशन को कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है जी, चलो जी, अब आपने ओमनिबस अप्रूवल ले लिया। ओमनिबस अप्रूवल 1 साल ले लिया आपने, सालों साल चलता ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे होना चाहिए। बस एक बार परमिशन ले लो आप, उसके बाद तो सालों साल छुट्टी, बिल्कुल नहीं। कितना गलत फायदा उठा सकते हैं आप ऐसी अप्रूवल का। तो अप्रूवल जो है आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है रिलेटेड पार्टी की वो हम पूरे साल की कंबाइंड देखते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर की। तो ओमनिबस अप्रूवल भी आपका सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर तक काम करेगा। जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म, अगले साल रिन्यू कर सकते हो आप उसको, फ्रेश अप्रूवल ले लो, लेकिन वो अप्रूवल कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है जी। ओमनिबस अप्रूवल शैल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। सिर्फ ये ट्रांजैक्शन आप सेल परचेज के लिए कर सकते हो, प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं, सर्विसेज देने के लिए कर सकते हो ओमनिबस अप्रूवल। और मेनली तो ये जो अप्रूवल आती है आपकी ओमनिबस अप्रूवल, वो आती है आपकी सेल करना हो, परचेज करना हो, किसी भी गुड्स को, मटेरियल को सप्लाई करना हो, सर्विसेज लेना देना हो, तो इस टाइप के केसेस में आपकी ओमनिबस अप्रूवल जाती है। ठीक है जी। आगे है आपका सेबी के कुछ प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सेबी के प्रोविजंस क्या होते हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज, ऑब्लिगेशंस बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज्ड एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू इंक्लूड अ सिंगल ट्रांजैक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन। सेम है जैसे हमारा कंपनीज एक्ट कवर करता है सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन, सेम वैसे ही रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1ZC इंक्लूड करती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, चाहे सिंगल हो चाहे कंबाइंड ट्रांजैक्शन हो। इस डेफिनेशन के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होते? इस डेफिनेशन के अंदर आपके म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो कंबाइंड एक बास्केट ट्रेडिंग के अंदर विश्वास रखता है, तो वहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की संभावनाएं नहीं है। तो अगर रिलेटेड पार्टी की बात करें तो रिलेटेड पार्टी वही है जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर है, एंड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? इसके अंदर भी आपके म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड नहीं होते। बस इसके अंदर एक डेफिनेशन और इंक्लूड की गई है सेबी की तरफ से।
सेबी बोलते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर, जो प्रमोटर्स के रिलेशन में है और प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड होल्डिंग 20% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटिटी, यानी कि आपकी एसोसिएट बनने की पावर है उनके पास, तो उस टाइम पर वो पार्टी भी क्या होंगी, आपकी रिलेटेड पार्टी होंगी। और इसके अंदर भी आपका क्या इंक्लूड नहीं है, म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड नहीं है। उसके बाद रेगुलेशन 2(1)ZD क्या बोलता है, रिलेटिव कौन है, रिलेटिव वही जो 277 कंपनीज एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। और ये डेफिनेशन भी मैं आपको नहीं करवाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आपको अंकुर सर ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो प्रोवाइडेड दिस डेफिनेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द यूनिट्स इश्यूड बाय द म्यूचुअल फंड। और रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन में भी कौन इंक्लूड नहीं है, म्यूचुअल फंड। ठीक है जी। अब क्या बोलते हैं कि जब आप सेबी के काम करते हैं तो सेबी को आपको कुछ पॉलिसीज बना के देनी पड़ती है, यानी कि रेगुलेशन 23 डील करता है, यानी कि सेबी बोलता है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए जो बताएं कि मटेरियल ट्रांजैक्शन कौन सी है। मटेरियलिटी के लिए एक पॉलिसी, आप किसी भी चीज़ को मटेरियल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जब मटेरियल ट्रांजैक्शन आ गई उसके बाद, और ये पॉलिसी वन टाइम आपकी फॉरएवर नहीं चलने वाली, हर 3 साल में एक बार आपको रिव्यू करना और अपडेट करना जरूरी है। यानी कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में जा रही हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि जो वहाँ पर पॉलिसीज बन रही हैं हर 3 साल में एक बार रिव्यू जरूर हो जाए, रिन्यू होना चाहिए उन पॉलिसीज को। अ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसिडर्ड मटेरियल। एक रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन मटेरियल कब मानी जाएगी, इफ द ट्रांजेक्शन आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर विद अदर ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर वो सिंगल ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी है कि वो एक्सीड कर जाए किसको, 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। कंसोलिडेटेड मतलब अपनी जितनी भी उसकी सब्सिडरीज हैं उन सबका टर्नओवर मिला दो, कंसोलिडेटेड टर्नओवर निकालो, उससे अगर 10% एक्सीड कर जाए तो वो ट्रांजेक्शन मटेरियल है। चाहे अकेली ट्रांजेक्शन, चाहे वो कंबाइंड ट्रांजेक्शन, यानी कि सेम पार्टी के साथ अगर आपने 10 ट्रांजेक्शन किए तो 10 को कंबाइन कर लो। जब आपने 10 ट्रांजेक्शन कंबाइन कर ली फिर चेक करो कि क्या ये एक्सीड कर रही है किससे, 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर से। ठीक है जी। उसके बाद 1 जुलाई 2019 के बाद से क्या इंक्लूड होने लगा कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड यूजेज एंड रॉयल्टी, यानी कि अगर आप किसी को ब्रांड यूजेज के लिए पेमेंट दे रहे हो या रॉयल्टी के लिए पेमेंट दे रहे हो तो वो भी मटेरियल है, क्योंकि रॉयल्टी और ब्रांड यूजेज है इनकी अपनी अलग वैल्यू होती है, इनको निकालने का तरीका बड़ा अलग होता है। तो इनकी आमलाइन ट्रांजेक्शन चेक करना या ये चेक करना कि जो प्राइस दिया जा रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। If the transaction to be entered into individually or taken together with the previous transaction during a financial year, brand royalty की वैल्यू अगर आप कितनी दे रहे हो, चाहे अकेले एक बार वन टाइम पेमेंट या फिर इंक्लूडिंग अदर पेमेंट्स, कितनी है, एक्सीडिंग 5% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद है आपका यहाँ पर जो है आपका सेबी रेगुलेशन 23 जो आपको मैंडेट करती है वो यही करती है कि ऑडिट कमेटी के लिए आपको जाना चाहिए अप्रूवल के पास, यानी कि ऑडिट कमेटी से ओमनीबस अप्रूवल लेके आओगे। यहाँ पर भी जो ओमनीबस अप्रूवल है वो आपकी 1 ईयर तक ही है। यहाँ पर भी बोलता है कि ओमनीबस अप्रूवल के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है, एजेंडा के अंदर क्या क्या मैटर्स होंगे वही सब मैटर्स होंगे, यानी कि नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी क्या है, ट्रांजेक्शन्स क्या है, पीरियड क्या रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी, इंडिकेटिव प्राइस, बेस प्राइस क्या रहेगा, यानी कि सेम एज जो हम अभी कंपनीज एक्ट का पढ़कर आए हैं बिल्कुल सेम रहेगा। इसके अंदर एक चीज और एडिशनल है, डी पॉइंट पे आप आइए। डी पॉइंट क्या बोलता है कि ऑडिट कमिटी शैल रिव्यू एटलीस्ट 1 ऑन अ क्वार्टरली बेसिस द डिटेल ऑफ related party transaction entered into by the listed entity pursuant to each of the omnibus approval given। यानी कि अगर आपने वन टाइम अप्रूवल दे दी, साल में एक बार अप्रूवल देके आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे चेक करते रहिए जो अप्रूवल मैंने दी थी उसके लिए क्या ट्रांजैक्शन की गई हैं, उस ट्रांजैक्शन में कितना काम आगे बढ़ा है, क्या सब चीज़ें ठीक थी। तो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, कब, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। सच omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 1 year, यानी कि 1 साल पे खत्म हो गया तो अप्रूवल रिन्यू कर लो, फ्रेश अप्रूवल आपको लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा सेक्शन 188 के प्रोविजंस आपके साथ। तो आई होप आपको सेक्शन 188 कंप्लीटली समझ में आ गया। तो सेक्शन 187 और 188 दोनों ही सेक्शंस में अगर कोई भी डाउट है तो जितना जल्दी हो सके आप मुझसे पूछ लें लेक्चर देखने के बाद। चलिए, उसके बाद है हमारे पास all material party transaction shall require approval of the shareholder through resolution and no related party shall vote to approve such resolution whether entity is related party to particular transaction। ये जो प्रोविजंस है हमारे सारे के सारे वही प्रोविजंस हैं जो हम लोग अभी कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि कोई भी रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगी,
कोड भी यही बोलता है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी जो है वो कोड नहीं करेगी, कोई भी रिलेटेड पार्टी जो है वो वोट नहीं करेगी। रेगुलेशन 23(4) क्या बोलता है कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है अगर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर, सब्जेक्ट टू द इवेंट बीइंग डिस्क्लोज्ड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डे ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान विंडो। यानी कि रेजोल्यूशन प्लान के अंदर भी अगर कोई आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो रिलेटेड पार्टीज के साथ है, तो आपको 1 डे के अंदर अंदर आपको उसको डिस्क्लोज करना ही करना होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर सेक्शन रेगुलेशन 23 भी एप्लीकेबल नहीं होती कब, जब ट्रांजैक्शन किन के बीच में है, दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में, एक होल्डिंग कंपनी या अपनी होली ओन सब्सिडी कंपनीज के बीच में। और प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 23 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2015 shall be applicable to all prospective transaction. For the purpose of regulation 23 SEBI LODR regulation, all entities falling under the definition of related party shall not vote to approve the related relevant transaction imperative of whether the entity is a party in relation to particular transaction or not. यानी कि रिलेशन में अगर आप हैं तो वोट नहीं करना आपको। ठीक है जी। उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर्स हैं आपके, यानी कि जो एनुअल या क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स हैं। अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करती हैं तो आपको डिस्क्लोजर्स देना है किसके अंदर, एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर देना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के, वहाँ पर सारे डिस्क्लोजर्स चाहेंगे कि किस अमाउंट के साथ कौन से बंदे के साथ आपने ट्रांजेक्शन की है। उसके बाद है डिस्क्लोजर्स टू स्टॉक एक्सचेंज। हर क्वार्टर के एंड में आपको, यानी कि क्वार्टर के एंड में विद इन 30 डेज आपको एक डिस्क्लोजर्स देने होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विद इन 21 डेज। तो डिटेल्स ऑफ ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड क्वार्टरली इन द कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके अलावा 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर, डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस इन रिपोर्ट फॉर्मेट इन द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि दो तरह के डिस्क्लोजर्स हो गए आपके पास, एक क्वार्टरली और एक हाफ ईयरली। जो हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स है वो आपको अपने कब देनी है, 30 डेज। 30 डेज कहाँ से, जिस दिन आपका क्वार्टर खत्म हो रहा है। और वो जैसे आप CGR रिपोर्ट दोगे यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट दोगे, उसी के साथ आपको बताना होगा कि क्वार्टरली आपने कितनी मटेरियल ट्रांजैक्शन की है। यानी कि हर क्वार्टर के एंड पे और हर 6 ईयर्स के एंड पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, डिस्क्लोजर्स देने होंगे। तो डिस्क्लोजर्स एंड यानी कि सेबी वाला पार्ट और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस लेक्चर्स को लगाइए, अच्छे से सुनिए, समझिए, और उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए। तो अभी इस चैप्टर को यहाँ, इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारा सेक्शन 188 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। करना है हमें इस अटेम्प्ट में, क्लियर करना है CS को। चलिए, थैंक यू।